हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका फेस्टिवल सीज़न भी बहुत अच्छा गया होगा। आपने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। चलिए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लिया था, एंशियंट हिस्ट्री की जीके सीरीज़ जो हमारी चली हुई थी, लूसेंट जीके सीरीज़। उसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि हम हिस्ट्री का डिवीज़न कैसे करते हैं, कि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। और भारतीय इतिहास में हमने 3 पार्ट्स को डिवाइड किया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसमें हमने प्राचीन भारत को पढ़ना शुरू किया था, एंशियंट हिस्ट्री, कि भारत का नामकरण कैसे कैसे पड़ा, कैसे किस किस ने भारत को कौन सा नाम दिया है, हिंदुस्तान नाम कहाँ से मिला, इंडिया कहाँ से मिला और भारतवर्ष कहाँ से मिला, और भारतवर्ष नाम का जिक्र कौन से एडिक्ट में मिलता है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमने पढ़ लिए थे। और ऋग्वेद, जैसे ये वेद हैं 4 हमारे, इन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने चारों वेदों को पढ़ने के बाद हमने वेदांग के बारे में पढ़ा था। 6 हमारे वेदांग हैं, उन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि मैट्रिक्स, ग्रामर, एटिमोलॉजी, एस्ट्रोनोलॉजी, फोनेटिक्स, रिचुअल्स, कल्पा। जैसे फोनेटिक्स में, जैसे शिक्षा में उच्चारण, और कल्प में रिचुअल, रस्म समारोह कैसे होंगे। व्याकरण में व्याकरण के बारे में बताया गया था। निरुक्त, इलिमोलॉजी, एटिमोलॉजी, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। छंद, मैट्रिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ने के बाद हमने पुराणों के बारे में पढ़ा था कि 18 पुराण हैं, जैसे 4 वेद, 6 वेदांग और 18 पुराण। इन सब को पढ़ने के बाद फिर हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा था। फिर सामने बारी बारी से एक एक पार्ट में सब के बारे में पढ़ के हमने साथ साथ उनके बारे में डिस्कस भी किया था। और अन्य वैदिक साहित्यों की भी चर्चा हमने की थी, जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और उसके बाद जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हमने पढ़े थे, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी किस किस के द्वारा लिखी गई है, कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, चचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, महाभाष्य। फिर हमने विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ा था। यूनानी और रोमन और चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक, इन सब के बारे में पढ़ने के बाद हमने कुछ अन्य लेखकों के बारे में भी पढ़ा। अदर राइटर्स में हमने पढ़ा था तारानाथ और मार्को पोलो को। फिर इन दोनों के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमने स्रोत, जो हमारे एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ने के बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो अभिलेख, स्तंभलेख और सिक्के और अन्य में आते हैं। एपिग्राफ, पिलर एडिक्ट्स और कॉइन्स एंड अदर्स में। उसके बाद हमने जैसे सिक्के और अन्य में पढ़ा, तो उसमें प्राचीनतम सिक्के, आहत सिक्के, ये सब पढ़ा। और जो वर्तमान समय में जो भूमि है, उसको पहले पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था, जैसे स्वर्ण भूमि है, वर्तमान में उसको म्यांमार कहा जाता है और पहले उसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था। मलाया को स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, कंबोडिया को कंबोज कहा जाता था और जावा को यवन द्वीप से नाम से जाना जाता था। इससे इन सब नामों से जो लूसेंट में हमें एक नोट मिला है, जो ये नोट में लिखा था, तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो विदेश नीति थी हमारे देश की, तो वो अन्य देशों से भी थी। विदेश नीति के बारे में पता चलता है और जो देशों के पुराने नाम थे उनके बारे में पता चलता है। फिर हमने अपना चैप्टर 2 शुरू किया था। चैप्टर 2 शुरू करने के बाद फिर हमने उसमें इतिहास का जो पहले पढ़ा उसके बारे में रिवीजन किया था। और फिर लेखन के आधार पर जो हमारा इतिहास का वर्गीकरण होता है, उसको हमने डिवाइड किया था कि लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें लेखन कला नहीं थी और पाषाण काल था, और जिसके साक्ष्य फर्स्ट एविडेंस हमें मानव के
होमोसेपियंस का धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व आगमन हुआ था नर्मदा सोन नदी के किनारे पर। फिर उसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा कि जो जिसमें लेखन था परंतु उसको पढ़ा नहीं गया था, वो अपठनीय था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें लिपि तो थी लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, रीड नहीं कर पाए हैं। और फिर थर्ड था ऐतिहासिक काल, जो पठनीय भी है और लेखनीय भी है, जिसमें हम जो लिपि लिखी गई है उसको हम पढ़ भी पाए हैं और उसको हम वैदिक काल से कंसीडर करते हैं। वैदिक काल उसके अंतर्गत आता है, वैदिक काल से आरंभ होता है फिर उसका। फिर हमने जो प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि जो मानव था वो होमोसेपियंस का धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व उसका आगमन हुआ था नर्मदा सोन नदी के किनारे पर। और जो हमारे पूर्वज थे वो पहले बंदर थे, फिर बंदर के बाद वो धीरे धीरे बंदर और प्लस उसमें थोड़ी सी मानव की क्वालिटीज़ भी आने लगी। मानव की क्वालिटीज़ आने के बाद उस धीरे धीरे उसमें फिर प्रोग्रेस हुई, तो उसके बाद वो मानव बना। और जब वो मानव और बंदर की दोनों क्वालिटीज़ के अंदर था तो उसको मानवाब कपी ह्यूमन ऐप कहा गया, जिसके फर्स्ट एविडेंस फर्स्ट टाइम उसको असम में देखा गया, उसके साक्ष्य असम में मिलते हैं। और जो औज़ार हैं, टूल हैं, वो पत्थर के ही होते थे उस टाइम पर, पत्थर के स्टोन के औज़ार बनाए जाते थे। नेक्स्ट है जो फोर्थ इसका पॉइंट है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे उन्होंने भारत में प्रापाषाणकालीन औज़ारों की जानकारी दी थी या उसकी खोज की थी कि जो पैलियोलिथिक टूल्स हैं वो पैलियोलिथिक टूल्स डिस्कवर्ड इन इंडिया 1863, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है उसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। पुरापाषाण और पुरापाषाण औजार पत्थर के होते थे, स्टोन के होते थे। और प्रथम पुरापाषाण कलाकृति पल्लवरम तमिलनाडु में मिली थी। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो को बताया गया है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। फिर प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल था उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसको, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल था उसमें जो मानव था वो आखेटक और संग्राहक था और उसने आग का आविष्कार तो नहीं कह सकते, अभी आग तो पहले से ही थी, आग पर कंट्रोल करना सीख लिया था। और मध्यपाषाण काल में इतनी मेजर जो डिस्कवरीज थी वो नहीं हुई थी। नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज हुई थी कि जो पहिए का आविष्कार कर लिया था और कृषि का आविष्कार कर लिया था, स्थायी निवास हो गया था मनुष्य का और पशुपालन करना सीख लिया था। तो इस तरह से हमने अपने इतना सारा पढ़ लिया था कि जो मनुष्य था वो कैसे कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करता जा रहा था। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर था, मतलब सेकंड चैप्टर का ही थोड़ा सा काम बचा था, उसमें कृषि और औजारों के बारे में हमने डिस्कस करना था कि जो एग्रीकल्चर है और टूल्स हैं वो कैसे कैसे हमने अपने आप को उसमें कन्वर्ट किया, कैसे उसके बारे में हमने जाना। तो जो आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था इसका, कृषि का नियोलिथिक पीरियड में, न्यू स्टोन एज में। और जो औजार थे वो शुरू में हमने तांबे के औजार यूज़ करने शुरू किए थे और सबसे पहले हमने कुल्हाड़ी, जो तांबे की कुल्हाड़ी बनाई थी, प्रथम औजार बनाया था और इसके साक्ष्य तमिलनाडु से अतिरमपक्कम से मिले हैं। और जो प्रथम फसल थी वो गेहूं और जौ थी। और जो इसके साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ पश्चिमी पाकिस्तान बलूचिस्तान से मिलते हैं। और अन्य फसलें थी चावल और राइस, जैसे कोल्डी हवा यूपी से इसके साक्ष्य मिले हैं। या अब ये बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां हैं पूर्व हड़प्पा स्थल में, इसके बारे में भी एक हमने यहाँ पर लिस्ट ऐड की है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हम बता रहे हैं कि मालवा में जो काला और लाल बर्तनों का यूज़ होता था, बुरझोम में धूसर बर्तनों के यूज़ होते थे, जोखे जो कि लाल बर्तनों के यूज़ करते थे। ये हमारी संस्कृतियों के नाम हैं। और इसके सामने जो हमने लिखे हैं वो बर्तन विशेष कौन से बर्तनों का प्रयोग करते थे। और दक्षिणी नवपाषाण चमकीला धूसर यूज़ करते थे, पश्चिमी नवपाषाण भूरा
और लाल बर्तन यूज़ करते थे। जोरवे और जोरवे संस्कृति, इसमें ताम्र पाषाण संस्कृति, इनाम गाँव, नामक बस्ती, ये बर्तनों का यूज़ करते थे। जैसे कि ये लिस्ट हमने अपने यहाँ पर ऐड भी की है, इसको देख सकते हैं आप। उसके बाद है जो एक नोट मिला है हमें यहाँ से, इसमें नोट में लिखा गया कि जो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे, रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो हमने भारत का विस्तार बताया, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ से रिलेट करके। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर शुरू हो जाता है उसके बाद, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में सामान्य जानकारी जो हमें मिलती है वो है कि जो इसके 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। 4500 साल पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। सिंधु नदी के तंत्र में थी। ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे किनारे पर बसी थी। सिंधु नदी तंत्र के आसपास मिली हैं। मैक्सिमम जो प्लेस मिले हैं वो सिंधु नदी के पास मिले हैं, तो इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा कंसीडर करते हैं। हड़प्पा इसका पहला स्थल मिला था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इसके मैक्सिमम प्लेस मिले हैं। जो इसकी लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है आज तक, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज, तांबे का, कांसे का यूज़ हुआ था, और जो कांसा है वो तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। जो नगर या सिटीज़ कह सकते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिली हैं, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, जैसे मैंने इंडिकेट किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो वो भूमध्य सागरीय लोगों और द्रविड़ लोगों, इन दोनों से मिलकर बनी थी। और जो इसका नामांकन और खोज करता है वो कौन थे कि राय बहादुर, दयाराम साहनी, और इन्होंने 1921 में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा की खोज की थी, इसलिए पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने 1 साल बाद 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। फिर जैसे एक और हमने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC, जो ये लिखा हुआ है एक सर्कल में, ये एक सभ्यता हमारे देश में पनप रही थी। एक फिर नेक्स्ट ईरान इराक के इलाके में मेसोपोटामिया की सभ्यता पल रही थी, दजला और फरात नदियों के किनारे। एक और मिस्र की सभ्यता थी इजिप्ट में। तो ये जो तीनों सभ्यताएं थी ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थी, एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे ये। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहाँ के अभिलेखों में, एडिक्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा शब्द से जाना गया है, उसको वहाँ पर मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अब हम इसमें जो ये भारत का विस्तार है इसको बताते हैं आपको, और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि भारत का विस्तार है, उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, और जो इसमें पूर्व में गिबुतु है, और गुजरात में भी एक पॉइंट है, अभी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये पश्चिम में भी हमारा ये भारत का विस्तार का पॉइंट है। इसी तरह जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भी विस्तार था, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, ऐसे उसके एक पॉइंट थे जहाँ तक वो फैली हुई थी। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में ये स्थान मिला है, चिनाब नदी के किनारे, यहाँ से लेके, और दक्षिण में दामाबाद, महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी, गोदावरी नदी के किनारे तक। और जो उत्तर में है आलमगीर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे पर,
उत्तर प्रदेश में, यहाँ से लेके और सुत कांगड़ और बलूचिस्तान दाश्त नदी के किनारे तक ये फैली हुई थी। और जो इसका विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल शेप में ये फैली हुई थी। इसके लिए हमने एक मैप भी ऐड किया है इसमें, आप उसमें इसको देख सकते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसमें ऐड मैप में दिखाई देंगे आपको, वहाँ से देख के आप इसको जूम करके देख लें, इसको अच्छे से समझ सकते हैं और फिर उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अभी हमारा मैप जो है वो आपके सामने हो रहा है शो, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर। अब हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी और इसके 6 बड़े नगर थे। वैसे तो बहुत सारे नगर इसके मिले हैं, बहुत सारे साइट्स इसकी मिली हैं, 250-300 के करीब, और इसमें 6 बड़े नगर थे जिसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कि जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ा और फेमस नगर बताया गया है। हड़प्पा भी काफ़ी आपको बार बार सुनने में मिलेगा, और गणवारी वाला ये थोड़ा सा कम फेमस था। धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस इसके नगर थे, जिनके बारे में हम बार बार डिस्कस करेंगे और बार बार पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो से ये मिला है, एक स्नानागार मिला है, हड़प्पा से ये मिला है, जो 37 एक कब्रगाह है ऐसे कुछ मिला है, और वहाँ से पुजारी का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जिसके कोई दुर्ग नहीं थे, राखीगढ़ी से ये मिला है। कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली हैं, कहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहीं से चावल मिले हैं। इस प्रकार की जो भी हम डिस्कस करेंगे तो वो उस डिस्कशन में ये सारे शहरों के नाम बार बार आते रहेंगे, जिससे आपको ये याद भी हो जाएंगे। इसके बाद है जो उसके बाद हम लिपि के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रिप्ट जो लिपि है वो इसकी भाव चित्रात्मक वाली लिपि है और दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती थी, और ये अपठनीय लिपि थी, अनरीडेबल। इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस लिपि के ना पढ़े जाने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। लिपि के बारे में हमने एक वो ऐड किया है, इसमें पिक्चर ऐड की है जिसमें यहाँ की लिपि की जो करेंसी है, या फिर एक तरह से मिट्टी की उस समय वो होती थी, करेंसी होती थी, उस पे जो चित्र दर्शाए गए हैं वो एक तरह से भाव चित्रात्मक ही हैं। उन पे कोई वैसा जो चित्र बने हुए हैं उनसे ही हम इसकी लिपि का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो हमने इसमें ऐड किया है फ़ोटो। लिपि के बारे में जो हम बता रहे थे आपको, तो उसमें ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की लिपि है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी शहरों की, तो उसका हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से आइडिया बनाया है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा शहर था। ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं कि जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है और इस तरफ पाकिस्तान के जो नगर मिले हैं और इस तरफ इंडिया में जो नगर मिले हैं वो हमने यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि हड़प्पा, मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में जो मिला है, हड़प्पा शहर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे पर मिला है पाकिस्तान में, लरकाना ज़िला में। फिर हम नीचे चनहुदड़ो को दर्शा रहे हैं जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में मिला है। उसके बाद हम ऊपर उधर चलते हैं रोपड़ में, जो पंजाब सतलुज नदी के किनारे पर मिला है भारत में, और बनावली हरियाणा हिसार में मिला है। इसके नीचे कालीबंगा है जो राजस्थान हनुमानगढ़ में मिला है, और आलमगीरपुर मेरठ यूपी में मिला है। उसके नीचे राखीगढ़ी हरियाणा में मिला है, और धोलावीरा जो कच्छ गुजरात में मिला है उससे बहुत थोड़ा सा नीचे आके, और लोथल जो इसका बंदरगाह नगर था सभ्यता का, वो अहमदाबाद में मिला है भारत में, और उससे नीचे रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में मिला है। जो इसके नगरों की विशेषताएं थी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट इसका जो पॉइंट है वो है ग्रिड पद्धति पर निर्मित थे। जो अर्बन करेक्टरिस्टिक्स में इसकी सबसे फेमस आती है वो ग्रिड पद्धति
सिटी बिल्ट और ऑन ग्रिड सिस्टम पर जो ये नगर बसे हुए थे, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट इसकी बात थी कि हवा के साथ ये साफ़ ही हो जाया करते थे और इन नगरों में इतनी साफ़ सफाई होती थी जिसके कारण ये आज तक फेमस हैं। और जो इसकी नालियों की व्यवस्था थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी, जिसके कारण स्ट्रीम्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो इसका ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी सिस्टमेटिक था और नालियाँ भी ढकी हुई होती थी। लाइन से घर बने हुए थे, लाइनों में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ये इनकी गलियाँ। और जो नालियाँ होती थी वो छोटी नालियाँ घरों से निकलकर बड़ी नालियों में जाके मिलती थी और बड़ी नालियाँ भी ढकी हुई होती थी जाकर जो मेन हॉल में गिरती थी और मेन हॉल की टाइम टू टाइम सफाई होती थी। काफ़ी सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छे तरह के इनके नगर थे, जिनके कारण इनकी सभ्यता काफ़ी फेमस रही है। और जो पक्की और अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है वो कालीबंगा में इसका यूज़ हुआ है। यूज़ ऑफ राइप एंड ऑर्नेट ब्रिक कालीबंगन। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। लेकिन इसमें एक अपवाद मिला है, केवल लोथल नगर जो बंदरगाह नगर था उसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जो मेन गेट थे वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके भी समझाया है, वो मेन सड़क की तरफ खुलते थे। जो शहर थे वो उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत थे और उच्च भाग क्लासिफाइड थे। उच्च भाग किलाबंद होते थे और इसमें एक अपवाद मिला है जो कालीबंगा है। फोर्टिफिकेशंस इन बोथ, दोनों भागों में किलेबंदी की गई थी इसमें। और द ग्रेट बाथ बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में मध्य में मिला है। 11.88 मीटर लंबा प्लस 7.0 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा ये मिला है बृहद स्नानागार। कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं। प्रमुख फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। और अन्नागार जो मिला है, वेयर हाउस जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें मिली है। और स्टोरेज फैसिलिटी थी इसमें, जो सरप्लस होता, जो अधिशेष होता, तभी हम उस चीज़ को स्टोरेज करेंगे। और कृषि में ज़्यादा विकास हो चुका था उस टाइम पर, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वो स्टोरेज करते थे तो कृषि काफ़ी अच्छी रही होगी। और वो उनके खाने का काम चलने के बाद वो जो अधिशेष बचता था, जब वो सरप्लस बचता था तो उसको हम वो स्टोरेज कर लेते थे। और जो पशुपालन है उस टाइम पर बैल और भैंस का पशुपालन किया जाता था। घोड़े के भी प्रमाण मिले हैं सुत कोटदा में और कालीबंगा लोथा से। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है दोस्तों। इसमें से जो भी आपको समझ नहीं आए हो, इसमें हमने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं लास्ट में, उनको भी ध्यान से देखना। जो जो इसके बारे में हमने किसकी खोज कौन से उसने की है, किसने की है, तो वो एक लूशन की बुक में भी मिल जाएगा जिसका हमने थोड़ा सा पिक्चर लेकर ऐड की है। लेकिन उसको हमने एक मैप के थ्रू अच्छे से समझाया है कौन सा प्लेस कहाँ पे है और कौन सी जगह पर किसने खोज की है, उसको भी आप ध्यान से देखना। जो भी आपको समझ ना आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हमारे से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और उसको अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप हमें खूब सारा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और हम इसके बारे में बार बार वीडियो लाते रहेंगे। ये हमारी 8th क्लास है। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें और अपनी एंशंट हिस्ट्री की जो नॉलेज है उसको काफ़ी इम्प्रूव करें। और आप हमें खूब सारा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियोस को खूब सारा प्यार दें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और अपने लिए मेहनत करते रहें, अपना भी नॉलेज बढ़ाते रहें और आपकी भी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। देखिए, आप वीडियोस को
पूरा देखें और इसमें जो लास्ट में दिए गए हैं प्लेसेस, इनको ध्यान से देख के समझ लें। थैंक यू।